हमारा नाम चिक्कन मैया, मैसूर रोड। आप क्यों आए थे, क्या प्रॉब्लम थी? हमको यूरिन का प्रॉब्लम, हाँ। वो मंडी तो प्रॉब्लम। हाँ, अब आपको कितना आराम हो चुका है? वो पर 50% परवा नहीं ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ लेते 50% ಆರಾಮ ಇಂದ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 50%। हेलो व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनानी हर्बल मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर की जो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है, यानी कि ये एक ऐसी ग्लैंड की ओवरग्रोथ की वजह से होता है जो ग्लैंड फीमेल्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी ग्लैंड होती ही नहीं है। तो क्या आपको जानना है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, और जैसे जैसे हम हमारी बढ़ती है उसी डिजीज़ के होने के चांसेस भी हमारे बढ़ते रहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स इसमें पैदा होते हैं और क्या इसका इलाज सिर्फ सर्जरी से हो सकता है, इलाज सक्सेसफुली यूनानी हर्बल मेडिसिन से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डिज़ीज़ के बारे में जानना है कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, इसके क्या क्या सिम्टम है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहें और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो आइए चलते हैं। आज के आपको एहसास हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट डिजीज़ को BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के तरह से भी जाना जाता है, या फिर आम लैंग्वेज में इसको गुदूद का बढ़ना भी माना जाता है। ये डिज़ीज़ सिर्फ मेल में होती है क्योंकि यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, और ये ओवर ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लैंड की वजह से डिजीज़ पैदा। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ ख़त्म होता है और जहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, ये उसके जंक्शन पर मौजूद होती है और इसके अंदर से ही यूरेथ्रा पास होता है। क्योंकि ये डिजीज़ ओवर ग्रोथ की वजह से होती है, तो हम इसको समझेंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ओवरग्रोथ होती क्यों है। प्रोस्टेट ग्लैंड में दो तरह की ग्रोथ्स होती हैं। एक तो जब बच्चा जो है पैदा होता है और जब वो अपनी एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, तो अप टू 25 इयर्स इट इज़ ग्रो इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैनर। जैसे कि हमारे आज़ा, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स जो हैं बढ़ते हैं, उसी तरह से ये ग्लैंड भी बढ़ती है। और अप टू 25 ईयर्स के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये एक नॉर्मल वॉल्यूम अपना हजम मुकम्मल कर लेती है। जो अगर हम नॉर्मली इसका वॉल्यूम देखें तो लेस देन 25 ml। के बाद इसकी जो सेकंड ग्रोथ होती है वो यूजुअली देखा जाता है आफ्टर 40 ईयर्स। जैसे ही हम मेल जो हैं 40 ईयर्स को पास कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सेकंड ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है, जिसकी वजह ये समझा जाता है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। WHO के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी एपिडेमियोलॉजी, तो मेल्स जो कि 60 साल को क्रॉस कर गए हैं वो 90% इससे अफेक्टेड होते हैं। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, यानी कि इसकी कौन सी अलामात हैं जिससे कि हमें इसका शुबा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन इससे सिम्टम आता है वो आता है अर्जेंसी, हेजिडेंसी, पोस्ट वाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, वो सबसे जो कॉमन होती हैं जिससे कि हम ये शुबा कर सकते हैं कि ये डिजीज़ किसी मेल को हो सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा आता है हेजिडेंसी। पेशेंट आपके पास आके कंप्लेन करेगा कि वो जब यूरिनेट करता है तो उसको मुकम्मल फरागत महसूस नहीं होती, यानी कि उसको ये एहसास नहीं होता है कि उसका जो यूरिनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, कि वो पेशाब या यूरिनेशन करके वापस आएगा बाथरूम से, उसको फिर दोबारा अर्ज होती है कि उसको अभी और यूरिनेट करना है, और अगेन ही वेंट ऑन बाथरूम और दोबारा वो बाथरूम में जाता है। जो साइकिल है ये बार बार दोहराई जाती है, जिससे कि पेशेंट जहनी तौर पर और फिज़िकली दोनों तौर पर थकता है और परेशान होता है। उसके अलावा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, और हेजिडेंसी जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कभी कभी सीजेशन ऑफ यूरिन भी हो सकता है। तो ये जैसे ये रीनल कॉम्प्लिकेशन में भी पेशेंट जा सकता है। तो ये कभी भी अगर किसी पेशेंट को, किसी मेल को इस तरह के सिम्टम हो, तो आप ज़रूर अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि ये रीनल यानी हमारी किडनी पर बहुत बुरा असर डालता है बैक प्रेशर की वजह से। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि इसका जो BPH का ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, जो कि पूरी तरह से मुकम्मल बात नहीं है। अगर कोई पेशेंट इनिशियल स्टेज में यानी कि शुरुआती मरहले में कोई डॉक्टर इसको डायग्नोस कर लेता है, तो हम इसको अपनी दवाओं से भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड इसका कराना होगा इस पेशेंट का, और उसमें देखना होगा कि किस ग्रेड में ये ग्रोथ है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में
इसका जो प्रोस्टेट है उसमें 4 ग्रेड होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर अल्ट्रासाउंड में जो हाइपरप्लेजिया है प्रोस्टेट ग्लैंड की वो अप टू 2nd ग्रेड है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पहले ग्रेड में है या दूसरे ग्रेड में है, तो इस केस में यानी कि अप टू 2nd ग्रेड वी कैन ट्रीट बाय कंजर्वेटिव मेडिसिन वी कैन ट्रीट बाय यूनानी हर्बल मेडिसिन सक्सेसफुली। हमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है अगर पेशेंट अप टू 2nd ग्रेड है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जिसका प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया 3rd या 4th स्टेज में जा चुका है, तो फिर उस पेशेंट में आप बिल्कुल भी ट्रीट ना करें, उसको मेडिसिन से बिल्कुल भी आप उसको राय ना दें, उसको कहें कि आप प्लीज़ किसी अच्छे सर्जन के पास जाइए और अपनी सर्जरी करवाइए, क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड में अगर पेशेंट चला जाता है तो फिर मेडिसिन से उसको रिकवर करना बहुत। तो इसकी डायग्नोसिस PSA से होती है, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि प्रोस्टेट एपिथेलियल सिक्रेट करता है और प्रोस्टेट कैंसरस सेल भी सिक्रेट करता है। तो अगर इसका लेवल अप टू 4 है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इट इज़ फ्रॉम द हाइपरप्लेजिया। बट अगर किसी का PSA मोर देन 10 है तो डेफिनेटली इट इज़ फ्रॉम द कैंसरस सेल, राइट। अगर हमें नहीं तो उसके लिए सिर्फ हमें बायोप्सी से ही कंफर्म किया जा सकता है। तो ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि हम किस तरह से पहचाने कि ये प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है या फिर इट इज़ फ्रॉम द कार्सिनोमेटस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि दूसरे ग्रेड में हाइपरप्लेजिया, तो इसका हम सक्सेसफुली इलाज कर सकते हैं और हम अपने हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स का इलाज करते भी हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम एक पेशेंट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसका इलाज हमने अपनी हॉस्पिटल में यूनानी हर्बल ड्रग से किया है और उनको माशाल्लाह मोर देन 50% रिलीफ है सिम्टम्स। बहुत सारी हमारे पास हर्बल यूनानी ड्रग्स हैं जिससे कि हम इस बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में करते हैं, जिसमें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है माजून रशीदी, जिसमें कि 6 से 7 दवाएं शामिल करते हैं। इसमें से जो ख़ास दवा है वो है सुपारी, जो कि एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट रखती है। इसके अलावा इसमें मस्तगी है, इसमें साला मिस्री है, इसमें करनफल है, इसमें कबाब चीनी है। तो ये इन सब दवाओं से एक हम माजून बनाते हैं और उस माजून को हम पेशेंट को खिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% पेशेंट्स आर रिलीव फ्रॉम दिस ड्रग। इसके अलावा भी हम और दवाएं पेशेंट के हिसाब से देते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बारे में बताएं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे और व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे कि आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों में पहुंचा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हो तो उसको आप पहुंचाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, तो आज हम एक केस आपके सामने दिखाना चाहते हैं। ये केस है जिसमें कंप्लेन होती है पेशाब का धीरे धीरे आना या बहुत रुक रुक के आना। इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ होती है उसको BPH या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास एक पेशेंट है जिसको हमने ट्रीट किया है, अपनी दवाओं से यूनानी ट्रीटमेंट दिया है और फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनको कितना आराम मिला है। अभी आपको यहाँ जब आए थे तो आपको क्या प्रॉब्लम था? वो यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल नहीं होता था, रुक रुक कर आता था या कैसा आता था? वो ऐसा सीधा सीधा आता था। और यहाँ पर कब आए थे आप दवा लेने के लिए हॉस्पिटल में? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। 1 महीने से यूनानी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। तो 1 महीने की ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कितना आराम मिला? वो 50% पर जब आप आए थे तो कितना था प्रॉब्लम? वो बहुत ज़्यादा रुकता था। बहुत ज़्यादा। अब 50% हाँ। कम हो गया है।